नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुस्तैद व्यवस्था जेड कैटेगरी सुरक्षा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मुहैया कराई है। उन्हें एमएचए की तरफ से सुरक्षा दी गई है। ये बड़ा फैसला आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। बता दें कि हाल ही में 2 आयुक्तों के साथ सीईसी ने चुनावों की तारीखों को लेकर ऐलान किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बता दें कि टीएमसी के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां इस समय हंगामा कर रही हैं और इसे देखते हुए आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आई थी। बता दें कि जेड श्रेणी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। आर्म्ड फोर्स के 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहते हैं। 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ 12 3 शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के कमांडो 2 वॉचेस शिफ्ट में और 3 ट्रेन ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मजबूत सुरक्षा। राजीव कुमार को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। बता दें कि हाल ही में 2 आयुक्तों के साथ सीईसी ने चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान किया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बता दें कि टीएमसी के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां इस समय हंगामा कर रही हैं और इसे देखते हुए ही आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आई थी। बता दें कि जेड श्रेणी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। आर्म्ड फोर्स के 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहते हैं। 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ और 12 3 शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के कमांडो, 2 वॉचेस शिफ्ट में और 3 ट्रेन द ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, का कुछ जानकारी है? आईबी ने जो खतरे का अंदेशा जताया था और अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनको दी जा रही। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है लगातार देश में चालू हो चुका है। 19 अप्रैल से मान के चलिए कि पहले चरण का चुनाव हो जाएगा। उससे पहले आईबी ने एक रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को सौंपी, जिसमें सीधे तौर पर मैं ये कहूं कि वो थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट थी, जिसमें सीधे तौर पर चुनाव आयोग की खतरे की कुछ बिंदुओं को लेकर उनको रिपोर्ट को दिया गया, जिसमें बताया गया कि हो सकता है कि उनको उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, या सीधे तौर पर कहें उनके लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी रण शुरुआत होने जा रहा है, उसमें उनके लिए कुछ बिंदुओं को लेकर रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और उनकी जो सीधे तौर पर मैं कहूँ उनकी जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया और जेड सुरक्षा में उनको दे दिया है। जी ठीक है प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। आईबी ने जताया था खतरे का अंदेशा। और अब बात करेंगे संशय का समाधान, आदित्य को कमान। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने 68 दिन में तीसरी बार उम्मीदवार बदल दिया है। हालांकि टिकट मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य को ही दिया गया है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में टिकट बदलने के लिए सहमति दे दी है। अब वहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के बजाय उनके पुत्र आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। आदित्य सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। बता दें कि सपा की पहली सूची 23 जनवरी को जारी हुई थी। इसमें मैनपुरी से डिम्पल यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम शामिल था, लेकिन 22 फरवरी को जारी दूसरी सूची में धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से उम्मीदवार घोषित किया गया। टिकट तय होने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने बेटे आदित्य के साथ बदायूं आकर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, लेकिन उनका ये चुनावी अभियान बेटे के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास मात्र था। दरअसल शिवपाल अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बदायूं से आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की पुष्टि की है। बता दें कि 68 दिन में तीसरी बार प्रत्याशी को बदला गया है और अब ये फिलहाल मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य को ही टिकट मिला। आदित्य यादव लड़ेंगे बदायूं से चुनाव। यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बताइए सर। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, का कुछ जानकारी है? बात करें अगर हम तो यहाँ पर आदित्य यादव को अब टिकट दिया गया है। 68 दिन में तीसरी बार टिकट को बदला गया। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, यहाँ पर जो सबसे पहले धर्मेंद्र यादव का टिकट किया गया था, उसके बाद शिवपाल यादव का टिकट गया था, लेकिन सबसे बड़े प्रयास जो लगाया जा रहा है कि आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का। हालांकि अभी जो है प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है, आदित्य यादव बदायूं को प्रत्याशी बनाए जा चुके हैं। हालांकि यहाँ पर माहौल देखा जाए तो उनके समर्थकों में जो है खुशी का माहौल है और लगातार समर्थक खुशी मना रहे हैं। कल ही आदित्य यादव ने सभा की थी, शिवपाल यादव ने सभा की थी, लगातार चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और यहाँ पर माहौल उनके समर्थक जो है खुशी मना रहे हैं। जी बिल्कुल रितेश, लेकिन अभी भी गोलमोल जवाब ही मिल रहा है आदित्य यादव को लेकर, और जिस तरीके से शिवपाल यादव कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। देखिए, शिवपाल यादव की अगर माने, शिवपाल यादव ने सभा के दौरान कहा था कि आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जाएगा। युवाओं की मांग है, जनता की मांग है। यहाँ पर लगातार जो जनता है, जो सभाएं कर रहे हैं शिवपाल यादव, उन्होंने कहा है कि आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जाएगा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है उन्होंने ही फैसला कर लिया कि आदित्य यादव को ही मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे पहले धर्मेंद्र यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था और उसके बाद शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया था और फिलहाल में अभी जो है आदित्य यादव के नाम की चर्चाएं जो है तेजी चल रही है और फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पर जो है पुष्टि हो जाएगी और आदि के समर्थक जो है खुशी मना रहे हैं। ठीक है रितेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सपा ने बदायूं में फिर बदला टिकट। 68 दिनों में तीसरी बार ये टिकट बदला गया है और अब ये आदित्य यादव को दिया गया है, जो कि शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं। और अब बात करेंगे पीएम की हुंकार जितन पर दारोमदार। यूपी के रण में बीजेपी लगातार ताकत झोंक रही है, जिसके तहत पहले चरण में जहां 19 को वोटिंग होनी है तो वहां का प्रचार तेज कर दिया गया है। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि 10 साल के कार्यकाल में पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टेज पर मौजूद रहे और संबोधन के दौरान जहां उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज गिनाए, वहीं कांग्रेस व विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराकर इन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान किया है। विपक्ष के जो लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पीलीभीत की धरती पर माता यशवंती देवी का आशीर्वाद है। पीलीभीत में आदि गंगा मां गोमती का पवित्र उद्गम स्थल है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है,
उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। सौगंध खाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत से ओंकार भरी और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में आज जनसभा को संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने। जितिन प्रसाद के समर्थन में उन्होंने बहुत बड़ी जनसभा की है। पीलीभीत में गठबंधन के उन्होंने एक निशाना भी साधा है और उन्होंने ये भी कहा है, पीलीभीत में जैसे सुनहरी बांसुरी की आवाज और पीलीभीत में टाइगर की दहाड़ एक समान है। यहाँ पर बात की जाए तो टाइगर की और पीलीभीत में बांसुरी की यहाँ पर बहुत मधुर धुन है पीलीभीत में। और उन्होंने गठबंधन पर निशाना साधा है कि देवी देवताओं का अपमान किया है गठबंधन ने। ऐसा अब की बार कि 400 पार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि कांग्रेस ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने श्री राम का अपमान किया है। पीलीभीत से पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी, साथ ही साथ यहाँ पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। और अब बात करेंगे राहुल को रास आई महुआ की बनाए। राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के सिवनी और शहडोल लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश आए थे। उन्होंने सिवनी में सभा को संबोधित किया और फिर शहडोल के बाणगंगा मेला मैदान में सभा की। इसके बाद जब उन्हें लौटना था तब हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया, मौसम भी खराब हो चुका था। इस वजह से राहुल को रात शहडोल में गुजारनी पड़ी। उन्होंने जंगल में जाकर डिनर किया। सुबह उमरिया में आदिवासी महिलाओं के साथ महुआ बिना, फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान राहुल ने महिलाओं से कांग्रेस को वोट देने की भी अपील की है। बता दें कि जंगल के ढाबे में राहुल ने डिनर किया और सुबह महिलाओं के साथ महुआ भी बिना और महिलाओं से कांग्रेस को वोट देने की भी अपील की है। तस्वीरों में आपको राहुल गांधी महुआ बिनते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर महुआ को बिना। जंगल में ढाबे में राहुल ने डिनर भी किया। आपको बता दें कि शिवनी में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। और अब बात करेंगे पलट गई बाजी चौधरी की वापसी। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि बीरेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा सहित पार्टी नेता और समर्थकों की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में उनका वापस आना विचारधारा की वापसी है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए क्योंकि हम हरियाणा के लोगों के साथ मजबूती से खड़े और उन्होंने भी हमारा समर्थन किया है। ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है और यहीं से ये प्रभुवाड़ा गई हैं इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुणबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल तो ये कहेंगे परिवारवाद है। यानी उसका परिवारवाद तो ये कि 140
करोड़ भी मेरा परिवारवाद। और हमने भाई बहन हैं, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। जी हाँ, तो वीरेंद्र सिंह की घर वापसी के बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल भी तेज हो गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? भाजपा से रिश्ता तोड़ने के बाद वीरेंद्र सिंह की घर वापसी हो गई। बिल्कुल, देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री है चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो अपनी फैमिली और कहते अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसने वापसी कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस को कह लीजिए कि क्या की विचारधारा जो है उनकी बीजेपी के साथ नहीं मिल रही थी और कांग्रेस के साथ मिल रही थी। तो यही कारण है कि वो पत्नी के साथ, अपनी प्रेमलता के साथ वो कांग्रेस शामिल हो चुके हैं। और पिछले महीने की बात करें तो उनके जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने भी भाजपा छोड़कर, मौजूदा सांसद है वहाँ के, मौजूदा मतलब कह लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस में चले गए थे। कहीं ना कहीं पहले लगाई जा रही थी कि वीरेंद्र सिंह भी जाएंगे, और आज वो सिद्ध हो गया, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इससे क्या कुछ सियासी घटनाक्रम चेंज हो सकता है, कितना बदलाव आएगा इसकी वजह से, और क्या कुछ हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहा है? इस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका तो है, परंतु जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैंडिडेट हरियाणा के अंदर लोकसभा के अंदर उतारे, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए, क्योंकि बीजेपी ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं दी थी, उनके बेटे को टिकट नहीं दी थी, तो यही कारण रहा कि वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चले गया। जरूरी है कि बीजेपी को झटका लग सकता है। जो समर्थक है बीरेंद्र सिंह के, वो कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस को वोट देंगे, और बहुत कांटे की टक्कर जो है इस समय हिसार के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि हरियाणा में भाजपा को ये बड़ा झटका लगा, वीरेंद्र सिंह चौधरी अपनी पत्नी के साथ एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे गठबंधन का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे गठबंधन का सहारा सीटों का बंटवारा। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। उद्धव गुट शिवसेना ने विवादास्पद सांगली सीट बरकरार रखी है, जबकि सांगली सीट के बदले में कांग्रेस को मुंबई उत्तर सीट मिली है, जो कि परंपरागत रूप से शिवसेना के पास रही है। भिवंडी सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन में महाराष्ट्र सीट बंटवारे का पेच काफी समय से फंसा हुआ था, जो अब फाइनल हो गया है और शिवसेना उद्धव गुट 21 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली हैं। भिवंडी सीट पर कांग्रेस का कब्जा। बता दें कि एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली है। ये पेच काफी लंबे समय से फंसा हुआ था, जिसे गठबंधन ने सुलझा लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारा फाइनल हो गया। उद्धव गुट शिवसेना ने विवादास्पद सांगली सीट बरकरार रखी है, जबकि सांगली सीट के बदले में कांग्रेस को मुंबई उत्तर सीट मिली है, जो कि परंपरागत रूप से शिवसेना के पास रही है। भिवंडी सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आपको बता दें कि विपक्ष भी गठबंधन में महाराष्ट्र सीट बंटवारे का पेच काफी समय से फंसा हुआ था। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर आपको बता दें कि ईद के चांद के दीदार की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी से ही ये तय होगा कि कल ईद मनाई जाएगी पूरे देश भर में या नहीं। राशिद फिरंगी मैली तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, जो कि ईद के चांद का दीदार करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कहाँ है?
लखनऊ से ये तस्वीरें जहाँ पर और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज रमज़ान का 29वां रोज़ा था और ऐसा माना जाता था कि सऊदी अरब में जब चांद देखा जाता है उसके अगले दिन भारत में ईद मनाई जाती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सऊदी अरब में फ़िलहाल चांद नहीं देखा गया है और यदि आज चांद दिखाई देता है तो कल ईद मनाई जाएगी। फिरंगी महली देख रहे हैं ईद का चांद, कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बता दें आपको कि आज रोज़ा 29वां रोज़ा था रमज़ान का और सऊदी अरेबिया में भी आज नहीं मनाई गई है ईद। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।